जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं राविल पुष्प जी से। राविल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार। सो मैथमेटिक्स में आपने मास्टर्स किया, लेकिन आप कवि हैं। ये ज़रा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। बात दरअसल ये है कि कविताएं लिखने का जहाँ तक सवाल है, कविताएं तो मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था स्कूल में, उस समय से ही लिखनी शुरू कर दी। बचपन में मैं हमारे घर में अखबार आया करता था, विश्वामित्र, दैनिक विश्वामित्र आता था, तो उसका जो आखिरी पेज होता था वो होता था बाल मंडल, बच्चों की कविताएं, कहानियां, ये सब हुआ करता था। तो मैं हर रविवार को पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते क्या है, मुझे लगा कि इसमें तो मेरी भी छपनी चाहिए, लेकिन मैं तब तक लिखता भी नहीं था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था इस तरह का। तो क्लास में मतलब कोर्स की कविताएं, कहानियां पढ़ते सुनते मेरे दिमाग में विचार कौंधा और उसके आधार पर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी और एक दिन फिर एक कविता लिखी माँ पर। तो उसको मैंने पोस्ट कार्ड पे भेज दिया, उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और पोस्ट कार्ड पे लिख के मैंने पोस्ट कर दिया और अगले ही हफ्ते रविवार को वो कविता छप गई तो बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद तो फिर ये लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। ये तो छोटे क्लासेस की बात हुई, लेकिन आप तो मैथमेटिक्स तो बाद में आप मास्टर्स में आए। हाँ, उसके बाद स्कूल तो एक कवि का मन मैथ्स की तरफ घूमा या मैथ्स पढ़ने वाले का मन तो कवि की तरफ नहीं घूमा? वो तो आप बता ही रहे हैं कि बचपन से आप कविता लिख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जी। इसके बाद हुआ क्या, घटनाक्रम, जब स्कूल फाइनल का एग्जाम होता, बोर्ड का एग्जाम, तो बोर्ड के एग्जाम में पूरे उस स्कूल में, मैं अंडाल हिंदू हिंदी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मेरी स्कूल फाइनल वहीं की है। तो उसमें एक लेटर मार्क्स हुआ करते थे, 80 नंबर आने पर लेटर मार्क्स होते थे। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ मेरे ही 80 आए थे, बाकी सब्जेक्ट्स में आम सेकंड क्लास। मैं कभी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, बराबर सेकंड क्लास स्टूडेंट रहा हूँ, क्लास में भी सेकंड आता रहा और बैक बेंचर तो खैर नहीं रहा और बैठता भी सेकंड की सीट पे रहा। और वहाँ जब 80 नंबर मेरे आए मैथ में, और उसके बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज रानीगंज TDB कॉलेज, त्रिवेणी देवी कॉलेज। तो वहाँ प्री यूनिवर्सिटी के बाद जब बात आई, तो वहाँ मेरे दिमाग में ये लगा कि जो 80 नंबर मेरे मैथ में आ सकते हैं, जिसका मतलब मैं मैथ में अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ मैथमेटिक्स में ऑनर्स लिया। कविताएं साथ साथ कैसे चल रही हैं? कविताएं मेरी बराबर, कॉलेज में क्या हुआ, कॉलेज में हमारे कुछ मित्र भी कविताएं लिखते थे, और कॉलेज से इतर, इससे अलग कुछ ऐसे भी मित्र थे जो पढ़ते नहीं थे हमारे साथ, लेकिन कविताएं लिखते थे। हम लोग एक साथ मिलकर कविताएं लिखते थे और कॉलेज में एक आध पीरियड क्या बंक कर देते थे, केमिस्ट्री का खास तौर से। मुझे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स था, तो हम लोग मैदान में जो है एक पीरियड में बैठ जाते, हम लोग तय कर लेते थे। तो उसमें जो बाहरी था वो भी आ जाता था, हम लोग वहीं पे कि भाई किसने क्या नई कविता लिखी है, तो हम लोग वो कविताएं लिखते थे, सुनाते थे। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ा, वहाँ से हम लोग पत्रिकाओं में भी कविताएं भेजने लगी, पत्रिकाओं में भी छपने लगी। तो इस तरह जो सिलसिला था, पढ़ाई के साथ साथ कविताएं लिखने का सिलसिला चलता रहा। फिर मैं पटना विश्वविद्यालय चला गया, लिखने लगे। अब वहाँ संजोग ऐसा बैठा कि मेरी क्लास में एक था अजय रश्मि नाम से, नाटक भी करता था, कविताएं भी लिखता था और मैथमेटिक्स मास्टर भी कर रहा था मेरे साथ। तो उसके बाद वो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था, आकाशवाणी पटना से, उसमें दूरदर्शन तो था नहीं, तो वो बीच बीच में ले जाता था आकाशवाणी कि भाई आकाशवाणी में ये प्रोग्राम है, वो बीच बीच में प्रोग्राम देने लगा। इस दौर में इतने सालों में आपने कई कविताएं लिखी हैं। आपका एक कलेक्शन जो कविताओं का है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। कविताओं को, चुनिंदा कविताओं का संग्रह करके मेरा कलेक्शन निकला। मुझे घर में ही मार डालो, मेरा जो कलेक्शन निकला, मुझे घर में ही मार डालो। ये कौन से वर्ष की बात है? ये 1995 की बात है। 95। अच्छा। हाँ, तो वहाँ ये निकला, जिसमें आखिरी कविता थी वो पुरुलिया पर कविता, जो उसमें आखिरी कविता है। उससे पहले आपको पता होगा कि हथियार गिरे थे पुरुलिया में, बाहरी एक विमान आया था, उसने हथियार गिराए थे। तो वो हथियार जब गिरे थे तो मैं चूंकि वहाँ ब्रांच मैनेजर था, लेकिन चूंकि ये कीड़ा तो अंदर था ही लेखन का और पत्रकारिता का, तो वहाँ काफ़ी बाहर से भी पत्रकार आने शुरू हुए। वहाँ स्थानीय जो थे, वहाँ संगठित रूप से कुछ था नहीं, तो वहाँ मैंने मानभूम प्रेस क्लब बनाई, जिसका मैं प्रेसिडेंट था। तो हम लोग काफ़ी लोग जुड़ गए उसके साथ, लेखन भी जुड़ा और कविताएं भी जुड़ी। और उसके बाद मैं घर पर ही बांग्ला, हिंदी और उर्दू, 3 भाषाओं के कवियों को लेकर मैंने अभिव्यक्ति नाम की एक संस्था बनाई।
तो मेरे घर पे हर महीने एक कवि गोष्ठी होती थी, जिसमें तीनों भाषाओं के कवि आते थे। और मेरी श्रीमती जी को उस दिन खास तकलीफ होती थी। तकलीफ ये थी कि नाश्ता चाय का इंतजाम तो उसी को करना पड़ता था। लेकिन ये सिलसिला जब तक मैं वहाँ रहा, मैं 1 दशक से ज़्यादा पुरुलिया रहा, तो उस दौरान लगातार ये कार्यक्रम चलते रहे। तो एक मुझे चीज़ ये बताएं कि आप हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू का अभी आपने मेंशन किया, हाँ, तो तो ये जुबानें आप मतलब क्या पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, किस तरह से, मतलब मैं कितनी जानकारी, 4 जुबानें एक साथ? मैं हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश और पंजाबी, ये 4 जुबानों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जहाँ तक मैं हिंदी उर्दू की बात करूँ, तो उर्दू लिपि भले न पढ़ पाता हूँ, लेकिन उर्दू लफ्ज़ों का प्रयोग ये तो हम लोग आम तौर पर कविताओं में करते ही हैं। तो आपने प्रेमचंद भी उर्दू में ही लिखते थे। कविताएं आपने पंजाबी में भी लिखी हैं? मैंने मूल रूप से मैं हिंदी में ही लिखता रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद के वर्षों में जब मैं घूमते घामते कलकत्ता आ गया, क्योंकि मेरा तबादला उसके बाद वहां से फिर आसनसोल हुआ, फिर कलकत्ता हो गया। वैसे आप का जन्म स्थान? अब जन्म स्थान की जहां तक बात करें, मेरा परिवार जो है वो मूलतः 1947 में उस तरफ था जो अब पाकिस्तान है। जी। तो वहाँ गुजरात जिला में लसूड़ी कला एक पिंड है, गांव, उस गांव के हम लोग बाशिंदा थे। तो ये भी 1947 की घटनाएं घटी, तो उसमें पता है कि जो जो हुआ, आगजनी हुई, लोगों को मारना हुआ, ये सब चलता रहा। तो वहाँ रफीक मियाँ एक सज्जन हमारे बहुत पारिवारिक मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी बचा नहीं पाएंगे चाह कर भी आपको, तो आप बेहतर है कि यहाँ से निकल जाएं और मैं आपकी सहायता करूंगा निकलने में। तो उन्होंने हम लोग को थोड़ा जो भी हाथ की चीजें थी किसी तरह करके, घोड़ियां, वहाँ साधन यही हुआ करता था, सबके पास घोड़ियां हुआ करती थी। तो हमारा भी परिवार समृद्ध था, तो हमारी अपनी घोड़ी थी, और जो सज्जन थे रफीक मियाँ, उनकी भी घोड़ी थी। तो सारा परिवार हमारा घोड़ियों पे वो लेके हमारे इधर के हिस्से में, यानी भारत की तरफ आने वाले जो ट्रेन थी हिंदुस्तान, उस पर हम लोग को चढ़ा दिया, किसी तरह लोड करा दिया, और हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी ठिकाना परमानेंट नहीं हो पाया। फिर वहां से हम लोग आ गए यूपी। यूपी में इटावा जगह है, और इटावा में एक सरसई नावर गांव है, वहां भी उस सरसई नावर में ही मेरा जन्म हुआ। एक आपके सामने आपकी पुस्तकें रखी हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को अगर आप दिखाएं और बताएं इन किताबों के बारे में, जो रावल जी की किताबें हैं उनके बारे में भी आप जानिए। मेरी जो पहली काव्य संकलन जो मजमुआ है, ये मुझे गर्भ में ही मार डालो, जो 1995 में निकला, पुरुलिया में जब मैं था उस समय। और इसके बाद मैंने बांग्लादेश की यात्रा की थी, ट्रैवलॉग। मेरे एक मित्र हैं श्यामल भट्टाचार्य, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर हैं, तो उन्होंने मेरी कविताएं कई बार कार्यक्रमों में सुनी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बांग्ला में करना चाहता हूँ। तो इस संकलन से कुछ कविताएं और कुछ बाद की मेरी कविताएं, उसमें से चुनिंदा लगभग 52 कविताएं, तो 52 कविताओं को उन्होंने अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद वो आई एक गुच्छो रावेल पुष्पो। तो एक गुच्छो रावेल पुष्पो के नाम से ये मेरी 52 कविताओं का अनुदित संकलन है। बांग्लादेश की यात्रा पे जो आपकी किताब है उसके बारे में बताएं। वहाँ आपने क्या, ट्रैवलॉग एक तरह से है ये और वहाँ बांग्लादेश क्या कवर किया आपने इस की किताब में? यात्रा में मैंने वहां भी कुछ ऐतिहासिक, ये यात्रा किस दौर की है, कब की है? ये यात्रा जो है इसको भी हो गए आज 1 दशक के करीब करीब होने को है जी। तो उस समय भी मैं यहाँ वहाँ कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं अभी भी। तो वहाँ चूंकि गुरु नानक देव जी ने जो यात्राएं की थी, उस समय तो पैदल यात्राएं हुआ करती थी उस जमाने में, तो पैदल यात्राओं के सिलसिले में वो वहाँ भी गए थे। और वहाँ नानक शाही गुरुद्वारा है, और उसी की अधिकतर जमीन पर ढाका विश्वविद्यालय जो है वो ज्यादातर गुरुद्वारे वाली जमीन पर ही बना हुआ है। और दोनों के बीच इस तरह का आपसी संबंध है कि गुरुद्वारे के अंदर भी एक हॉल है जहाँ कुछ क्लासेस जो हैं यूनिवर्सिटी की वहाँ भी होती हैं, तो उसको कवर किया मैंने। जी। और तो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपने कहीं कहा है कि, तो फ्रीडम फाइटर्स पे मैंने इनके जो बारे में लिखा आपने लिखा है, कौन वो कौन? खास तौर से मैं एक का जिक्र इसलिए करूंगा कि मैं जब लिख रहा था, कई लोगों पे मैंने लिखा, अरुण चंद्र घोष पे लिखा, उसके बाद लावण्य प्रभा घोष पे लिखा। मानभूम था ये, दरअसल पुरुलिया उस समय नहीं था, ये इसके अंतर्गत पुरुलिया, धनबाद, टाटा, ये सारा का सारा इलाका एक ही था, और मानभूम जिला था, उसके अंदर पुरुलिया कोट था। तो वहाँ मैंने स्वाधीनता सेनानियों पर जब लिखना शुरू किया, तो मैंने कुछ मित्रों से चर्चा की और भाई कोई स्वाधीनता सेनानी है,
तो मैं चाहता हूँ उस पर बात करना, इंटरव्यू लेना उनका। तो किसी ने कहा कि शहर से बाहर एक सज्जन रहते हैं, लेकिन वो पागल है, जाना वाना मत उसके पास, वो पागल है, सुनता भी नहीं है, बेकार आदमी है। लेकिन मेरी आदत क्या है कि मैं लीक से हट कर चलता हूँ, जहां लोग नहीं जाते हैं वहां मैं जरूर जाता हूँ कि क्या बात है। एक कहावत भी है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले सपूत, 3 लोग बाका चले शायर सिंह सपूत। मैं उनके पास गया, तो उनके पास 3 बार 4 बार 5 बार बैठ के जब मैंने की, तो मुझे पता चला कि ये सज्जन महात्मा गांधी के साथ थे। उस समय ये बालक था। आपने एक चित्र देखा होगा, नोआखाली जब महात्मा गांधी जा रहे हैं, बांस का पुल था, बांस के पुल को पकड़ के वो जा रहे हैं, उनकी जो लाठी थी महात्मा गांधी की, उसके पीछे एक लड़के ने पकड़ी हुई है, वो भी नोआखाली उसके साथ जा रहा है। तो वो लड़का ही सत्यनारायण चौधरी था, जो अब वयोवृद्ध उम्र का हो चुका था पुरलिया में। तो उनसे मैं मिला, काफी बड़ा इतिहास उसने बताया, बहुत सी चीजें बताई, किस तरह वो जेल में रहा, अंग्रेजों की जेल में, और जो विदेशी कपड़ों को जलाने की बात आई, ये और इनका चाचा, इनके चाचा को और कुछ रिश्तेदारों को जब इन्होंने होली जलाई कपड़ों की अपनी दुकान से निकालकर, तो अंग्रेज सैनिक इनके पीछे लग गए और इनके चाचा को और रिश्तेदारों को उसी जलती आग में झोंक दिया। आपकी कविताएं मूल किस तरह के एंगल से आप लिखते हैं? क्या ये सटायर है, प्रेम कविताएं हैं? प्रेम कविता भी मैंने लिखी है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा प्रेम भी जो है कुछ अलग किस्म का प्रेम है। तो उस प्रेम पर भी आपको एक कविता, मैं छोटी सी कविता सुनाऊंगा। और ऐसे देश की जो राजनीति है, जहाँ नेताओं का जो चरित्र है, उसको लेकर भी कविताएं हैं, या मानवीय संबंधों का जो विघटन है उस पर भी कविताएं हैं। मैं चाहूंगा कि आप जो भी जिस भी काम में जाएं, पढ़ाई लिखाई का मतलब आप नौकरी करें या व्यवसाय करें, जो भी करें, लेकिन अगर आपके पास इसके इतर, इससे अलग अगर कोई ऐसा शौक है, मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, संगीत है, नृत्य है, कविताएं लिखना है, पत्रकारिता, कोई भी ऐसा एक चीज है, अगर आपके पास है, तो आपको जीवन जीने का एक मकसद मिल जाता है। इसलिए वो मकसद जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरा अनुभव है कि मेरे साथ कुछ ऐसे मित्र हैं जो नौकरी के बाद रिटायर हुए और उन्होंने लगा कि जीवन यार कुछ नहीं, और क्या करें, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ के कुछ किया ही नहीं, कोई शौक रहा नहीं उनका। तो लगता है यार जीवन ने किया छे, कोई नया कपड़ा नहीं सिलवाना है और जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं। जी अच्छा, 2 चीजें, जैसे सटायर है या हम मजाक जो करते थे, जिस तरह का पहले का जो एक माहौल था, आपको लगता है जैसे अभी आप कुछ भी लिखें लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं, ट्रोल करने लगते हैं, आपकी खिंचाई शुरू कर देते हैं, माहौल है? क्या लोग हजम कर पा रहे हैं सटायर को, या इस तरह से जो लाइट जो देखिए बात यह है कि आजकल जो है सहनशीलता जो है वो बहुत कम हो गई है, इसमें कतई संदेह नहीं है कि वो सहनशीलता अब नहीं रही। कविताओं की आप बात कर रहे हैं, तो दर्शकों अब हम एक कवि के सामने बैठे हैं और उनसे उनकी जो चुनिंदा कविताएं हैं वो अगर हम ना सुने तो फिर ये इंटरव्यू अधूरा है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप हमें कुछ सुनाएं। एक आध मुक्तक जो मैंने स्कूली जीवन में लिखे थे, 2 एक मुक्तक, तो पहले वो मुक्तक आपको सुना देता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं कहीं का सुल्तान होना, कोई बड़ी बात नहीं कहीं का सुल्तान होना, किसी रूपसी के अधर की मुस्कान होना, किसी रूपसी के अधर की मुस्कान होना, बात यही है तो यही है पुष्प, इंसान की औलाद का इंसान होना, इंसान की औलाद का इंसान होना। तो एक और मुक्तक उसी दौर में मैंने लिखा था कि पैसा नहीं है तो न सही, पैसा नहीं है तो न सही, मान तो हो, यानी इज्जत तो हो, पैसा नहीं है तो न सही, मान तो हो, इस नाम की जिंदगी में कुछ जान तो हो, नहीं बन सकते अगर फरिश्ता तो न सही, नहीं बन सकते अगर फरिश्ता तो न सही, इंसान की औलाद मगर इंसान तो हो। बहुत खूब। तो एक मेरी बड़ी बेहतरीन, जो कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, कविता है धर्म। धर्म क्या है? वो जिसे हम धारण कर सके, ऐसा मैंने पढ़ा सुना था, फिर भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो मैंने एक पुजारी से पूछा और उसने मुझे गायत्री मंत्र सुना दिया। एक मौलवी साहब से पूछा तो उसने 5 बार नमाज पढ़वा दी। गुरुद्वारे में बैठे ज्ञानी जी से पूछा तो उन्होंने गुरबाणी का पाठ सुना दिया।
लेकिन फिर भी बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ सकी। तो मैंने बंद कमरे में परिचर्चा करते हुए एक बुद्धिजीवी से पूछ लिया, तो उसने जवाब दिया, धर्म वो है जो हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। अब मैं कुछ आश्वस्त हुआ और बाहर सड़क पर आ गया। सामने देखा तो दंगे की चपेट में मारे गए एक व्यक्ति की लाश लिए लोग जा रहे थे। लाश जब मेरे करीब से गुजरी तो मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ा, धर्म। बात अभी निकली ही थी कि लाश से चीखती हुई आवाज बाहर आई, अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते और कहते हो कि मेरा लिखने से नाता है। नहीं जानते तो सुन, नहीं जानते तो सुन। धर्म तो वो है जो इंसान को इंसान से नफरत और एक दूसरे के सीने में बेहिचक खंजर भोंकना सिखाता है, खंजर भोंकना सिखाता है, खंजर भोंकना सिखाता है। तो आज धर्म की स्थितियां ये हो गई हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म वाले को देखकर खंजर घोंपने को तैयार बैठे हैं, जबकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मोहब्बत नहीं सिखाता है, जो प्रेम नहीं सिखाता है। गुरु ग्रंथ साहब में तो कहा है कि अव्वल लल्ला नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जगह गुजरिया, कौन पढ़े कौन मंदे। पंजाबी में आपने कोई कभी कुछ लिखा है उसमें? अगर हाँ, पंजाबी में भी मुझे लिखा। एक पंजाबी से भी सुनाएं आप अगर। मैं पंजाबी में आपको सुना रहा हूँ कविता। हुण तुसी कुछ ना बोलो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें आपने मेंशन की हैं, जिसमें एक बहुत अहम कड़ी है जब 47 जब इंडिया जो है उसका जो बंटवारा होता है, हाँ, इसको एज अ कवि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या फीलिंग्स, क्योंकि आपके परिवार ने इसको फेस किया है। मेरी फीलिंग तो यही है कि बंटवारे के पहले देश आज़ादी के लिए सभी ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, उसमें जाति धर्म की कहीं कोई बात भी नहीं थी और आज़ादी जो है वो मिलने वाली थी। और उसके पहले ही कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व, स्वार्थी का मतलब गद्दी के भूखे लोग, राजनीतिक लोग जिनको कुर्सी चाहिए थी, उन लोगों ने ऐसा ये एक माहौल पैदा कर दिया कि हमें अलग देश चाहिए, तो हमें अलग देश चाहिए। इस तरह से जो देश का बंटवारा होता, अंग्रेजों को क्या चाहिए था, उनको चाहिए था फूट डालो राज करो, और वो जाते जाते भी फूट डाल कर गए, जिसको आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये जो बंटवारा हुआ, ये बंटवारा सिर्फ और सिर्फ जो सियासतदान लोग हैं उनके चलते हुआ था। और अभी भी जो लड़ाई झगड़े टंटे फसाद होते हैं देश में, ये सारे के सारे सियासत वालों के कारण है। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की और हमारे दर्शकों के लिए ये शो में आप उपस्थित हुए। सो दोस्तों, हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा आपको आज का ये शो कैसा लगा। जय हिंद।